हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी को चैप्टर 1 के साथ, जिसका कि टाइटल है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। सो भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं या संस्कृतियों में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। सो पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। सो अगर एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री यानी कि कृषि उद्योग, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास में बहुत अद्भुत हमारी प्रगति हुई है भारत की। और भारत का विश्व इतिहास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, उसमें आपने जाना होगा कि कैसे कितनी वेल फ्लोरिश्ड, वेल सेटल्ड सिविलाइजेशन थी हमारी। बात करते हैं लोकेशन यानी कि स्थिति की। भारत कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप में, जो भी आप समझें। India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minutes east. सो यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हमारी जो पृथ्वी, हमने पढ़ा है कि दोनों को हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न और नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। सो हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो मुख्य भाग है उसका यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये याद कर लेने वाला है और ये आगे क्वेश्चंस में भी आएगा। The Tropic of Cancer, 23 degree 30 minute north, divides the country into almost 2 equal parts. So हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है। सो हमारे भारत से कर्क रेखा भी गुजरती है जो लगभग हमारे भारत को 2 हिस्सों में एक तरह से काटती है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ याद रखना है। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. So जो भारत का मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि अरब सागर में स्थित हैं, अरेबियन सी में। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। सो आपके पास अगर एटलस हो तो उसमें आप देखिए और उसकी सहायता से आप इन द्वीपों के समूह को खोजिए, या वर्ल्ड मैप हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं हो आप गूगल पे जाके कर सकते हैं, देखना चाहिए एक बार। सो माइंड में बैठ जाएगा कहाँ पे ये दोनों आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सो हमने एक चैप्टर में 2004 की सुनामी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले क्लास में। तो हुआ ये था कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था जिसको कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, वो 2004 की सुनामी में लहरों के कारण समुद्र में डूब गया, जलमग्न हो गया। साइज़ की बात करें तो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख किलोमीटर है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब एक तरह से 2.5% है। 2.4 मान के चलते हैं, 2.5% है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो ये तो आप लोग को पहले से पता ही होगा, चित्र में ये दिया हुआ है तो इससे क्लियर है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। सो भारत की जो स्थल सीमा रेखा है मतलब कि जो मेनलैंड एरिया है वो है लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के हुआ है 7,516.6। ये सब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि रट लेने वाली हैं, याद कर लेने वाली है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाई द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये सब हम लोग जानते हैं कि भारत के नॉर्थ में क्या है, हिमालयस है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इंटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। सो इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है
और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। कहने का ये अर्थ है कि ऊपर से आप देखेंगे तो हमारा भारत चौड़ा दिखेगा अपर वाले पोर्शन में, जैसे जैसे साउथ की तरफ आप जाइएगा वो कोनिकल होते जाता है, पतला होते जाता है। सो यस, यही था। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। सो अगर आप ये फोटो में देखेंगे 1.3 जो फिगर दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि जो अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसका विस्तार लगभग 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी जो हमारा पूर्व से लेकर पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ वाले जो विस्तार है उसकी अपेक्षा हमें देखने में कम प्रतीत होता है। From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time tag of 2 hours. So गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। Hence time along the standard meridian of India, that is 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. So इसीलिए हमने क्या चूज किया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का यानी कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। मतलब कि आपने ये देखा होगा या आपने कहीं सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उग जाता है गुजरात की अपेक्षा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व की बात करते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। सो जो भारत है ना वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में एक सेंट्रल एरिया की तरह है, मतलब एकदम मध्य में स्थित है। India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Note that the Deccan Plateau protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it. So यहाँ पे इतना सारा मैंने पढ़ दिया है। क्या इसका मतलब मैं अभी बताती हूँ। जो हमारा भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का एक दक्षिणी मतलब साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। हिंद महासागर जो है इंडियन ओशन जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है वो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। मतलब यहाँ से यूरोप को भी रीच करना आसान है और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ईस्ट एशिया को भी रीच करना बहुत आसान है। और दक्षिण का पठार यानी कि जो डेक्कन पठार है वो इंडियन ओशन में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से हम बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे लोकेशंस, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को आराम से कांटेक्ट में रख सकते हैं। और हिंद महासागर में किसी भी देश की कोस्ट लाइन यानी कि तटीय सीमा इतनी नहीं है जितनी कि भारत की है और इसीलिए भारत के नाम पे ही इस महासागर का नाम पड़ा है, दैट इज़ इंडियन ओशन। Do you know since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। सो जब 1869 में स्वेज कनाल बनाया गया, स्वेज नहर खोला गया, उसके बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। सो यहाँ पे 7 लार्जेस्ट कंट्रीज जो हैं उनका यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है। इस ग्राफ को आप लोग खुद से रीड करिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा और समझने के लिए ये सब चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया गया है, लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स इसमें ड्रॉ किए गए हैं और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ से गुजर रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप दिया गया है, इसमें दिखाया गया है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जाल की तरह भारत हर जगह कनेक्टेड है। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. So भारत का जो विश्व के देशों के साथ संपर्क है वो तो बहुत पुराना है, युगों पुराना है, लेकिन ये संबंध जो है वो पहले शुरू में समुद्री जल मार्गों की जो अपेक्षा है उससे क्या था कि ज़्यादा लोग भूभाग से आते थे, मतलब कि मेनलैंड एरिया से आते थे, लैंड एरिया से आते थे, वाटर एरिया से नहीं आते थे।
The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. So जो नॉर्थ में हिमालयाज है उसमें बहुत सारी पासेज हैं, मतलब कि दर है, वहाँ से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आते थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. So इन मार्गों से प्राचीन समय में भी विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था। The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of the Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen into different parts of our country. So भारत का जो पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है हमेशा से। इसी प्रकार जो उपनिषद हैं, उसके विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब भारतीय अंक हो गए। और जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव प्रणाली, ये सब संसार के विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचा, इन्हीं सब पासेस के थ्रू होकर पहुँचा। मतलब लोग विभिन्न देशों से यहाँ आते थे और भारत से कुछ ना कुछ जानकारी या कुछ ना कुछ वस्तुएं ले जाते थे। ठीक है, मलमल हो गया, मसाले हो गए, मलमल के कपड़े, ये सब यहाँ से ले जाए जाते थे। इसके विपरीत जो विदेश से भी कुछ चीज़ें आई, जैसे कि विदेश से ग्रीक स्कल्पचर आया, फिर से जो डोम बनाने का, डोम मतलब होता है एक गोलाकार, अपने जो मस्जिद वगैरह पे बनाए रहते हैं गोलाकार, वो गुंबद, वो बनाने का यहाँ पे आर्किटेक्चर टेक्निक आया। फिर मीनार बनाने के यहाँ पे टेक्निक्स आए। तो ये सब कुछ आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस भी वेस्ट एशिया से हमारे भारत पे पड़ा। इंडियाज नेबर्स, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। सो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये आप मैप में ही देख के समझ गए होंगे। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consist of 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. So जो ये हमारे कुछ नेबर्स हैं, जैसे कि अगर आप मैप में ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद आपको नेपाल, चाइना दिख रहे हैं, फिर भूटान दिख रहे हैं, फिर कोलकाता के बगल में आपको बांग्लादेश दिख रहा है, फिर उधर नॉर्थ ईस्ट के बगल में म्यांमार दिख रहा है, नीचे आपको एक छोटा सा श्रीलंका कंट्री दिख रहा है, और उससे भी नीचे है आपको ये एटलस में देखना होगा मालदीव्स करके एक इंडियन ओशन में ही कंट्री है, वो भी हमारा एक नेबर है, ओशन नेबर है। Do you know before 1947 there were 2 types of states in India? So 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, the provinces and the British officials who were the provinces and the princely states. तो एक तो होते थे प्रांत और एक होते थे रियासत। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। जो प्रोविंसेस होते थे वो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्टली रूल किए जाते थे, who were appointed by the viceroy. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. और जो रियासत था उसका शासन स्थानीय शासकों द्वारा ही होता था, और अंग्रेजी शासकों की वहाँ पे क्या थी कि मतलब है वो अंग्रेज के ही अंडर, लेकिन वहाँ पे राज करेंगे वहाँ के जो लोकल राजा महाराजा हैं वही। Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. So इस मैप में आपको मालदीव्स दिख रहा है, और भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, ये याद करने वाली हैं। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल लैंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट डाउन हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में आपको क्या करना है, एशिया के जो मानचित्र है उसमें देखना है कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।